नमस्कार। हमारे अभी तक के वीडियो में हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बाकी के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे और मौलिक अधिकारों को ख़त्म करेंगे। अनुच्छेद 28 तक जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, अनुच्छेद 29 और 30 इसमें अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में बात किया गया है। अल्पसंख्यक अधिकार के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 29 के अनुसार कि अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटीज़ जो हैं, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करने की बात करता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 दो बातें करता है। अनुच्छेद 29 एक बोलता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो भारत की सीमा के अंदर रह रहा है, भारत का प्रत्येक नागरिक, देखिए दूसरी चीज़ है कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति आ गया मान लो, तो क्या उसके इंटरेस्ट की रक्षा होगी? तो नहीं, केवल भारत का नागरिक जो भारत की टेरिटरी के अंदर रह रहा है, मतलब भारत की सीमा के अंदर रह रहा है। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है, वो कनाडा में रहता है और वो बोलेगा कि मेरे अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा कीजिए, कनाडा में उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो अनुच्छेद 29(1) के तहत नहीं आएगा, है ना। तो अनुच्छेद 29 बोलता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो टेरिटरी में रह रहा है, उसे अपनी भाषा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, और संस्कृति, कल्चर को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29(1) ये बात करता है। अनुच्छेद 29(2) बोलता है कि राज्य द्वारा मेंटेन्ड या फिर सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशन जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो किसी व्यक्ति को एडमिशन देने से मना केवल उसके धर्म मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट जाति, और लैंग्वेज मतलब कि उसकी भाषा। तो रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज मतलब धर्म, निजाति और जाति और भाषा के आधार पे किसी को एडमिशन देने से मना नहीं करेगा, ऐसा 29(2) बोलता है। देखो, एडमिशन देने से मना कर सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये आप समझ लीजिए, लेकिन उसके ग्राउंड अलग होंगे। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति वो एक एग्ज़ाम लिया और उसमें नंबर नहीं ला पाया जितने नंबर चाहिए थे एडमिशन के लिए, तो उसको मना कर दिया एडमिशन देने से, ये हो सकता है, इसमें रोक नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 29(2) बोलता है कि धर्म, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पे आप मना नहीं कर सकते, बाकी आधारों पे कर सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 30 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो बोलता है कि अनुच्छेद 30 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें कोई भी शिक्षण संस्थान खोलने और उसे चलाने का अधिकार होगा। देखिए, अनुच्छेद 30(1) बोलता है कि धर्म और लैंग्वेज मतलब भाषा, तो धर्म और भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(1) सिंपल सी बात करता है कि धर्म और भाषा, मतलब यहाँ पे लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा मुझे लगता है, तो दो ग्राउंड है, एक तो धर्म और भाषा। तो धर्म और भाषा के आधार पे जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शिक्षण संस्थान खोलने और उन शिक्षण संस्थानों को चलाने की स्वतंत्रता होगी, ऐसा अनुच्छेद 30(1) बोलता है। अनुच्छेद 30(2) बोलता है कि राज्य जब किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देगा, ऐड देगा, तो ऐड देते समय स्टेट केवल धर्म और भाषा के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 30(2) बोलता है कि सहायता देने समय राज्य धर्म और भाषा के आधार पे माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा बोलता है अनुच्छेद 30(2). अब हम अनुच्छेद 31 में देखते हैं। देखिए, पहले हमारे संविधान में ना जो मौलिक अधिकार है उसमें एक और भाग था जिसे कहते हैं हम संपत्ति का अधिकार। उसे ना 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया, और उसे अब कानूनी अधिकार मतलब लीगल राइट बना दिया गया है। अनुच्छेद 300(a) में 300(a) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है और संविधान के भाग 12 में डाल दिया है। तो ये सब चीज़ें आपके प्री में पूछी जा सकती है कि किस संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया, 44 में।
किस भाग में डाला? भाग 12। किस अनुच्छेद में डाला? 300A। एक सवाल में देखा था कि क्या अब संपत्ति का अधिकार राइट नहीं है? तो नहीं, राइट तो है, वो अभी भी हमारा अधिकार है, लेकिन कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी में प्री में एक क्वेश्चन आया था कि क्या वो अधिकार नहीं रह गया व्यक्ति का? तो नहीं, वो अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फंसाता है कई बार एग्जाम में। अनुच्छेद 32 जो है हमारे संविधान के, कुछ आप बोलेंगे कि कुछ ऐसे आर्टिकल बताओ जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो उनमें अनुच्छेद 32 की बात की जाएगी। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 में दो बातें की गई हैं। एक बातें की गई हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति है, उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये बात की गई है 32(1) में, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट निकालेगा, जिन्हें रिट बोलते हैं, और रिट निकालने की बात की गई है 32(2) में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिट निकालेगा। तो रिट कौन कौन सी है हम देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट निकालता है: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सरसरी। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। इनसे लगभग हर साल सवाल बनता है और बेसिक सवाल बनता है, और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हैबियस कॉर्पस क्या है, मैंडमस क्या है। तो आज हम देखते हैं इन्हें अच्छी तरह से। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे और इसके सवाल आप कर जाएंगे। पहला हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण जब आप हिंदी में इसको पढ़ेंगे ना, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाता है कि कोई व्यक्ति है, बंदी मतलब कि बंदी है, मतलब क्या बोलते हैं कि किसी को अगर गिरफ्तार करा गया है ना, बंदी बना लिया गया है, तो किसी व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब जेल में है वो, या फिर बंद करके उसको रखा गया है। और प्रत्यक्षीकरण मतलब उसको प्रत्यक्ष किया जाए, मेरे सामने पेश किया जाए, उस व्यक्ति को पेश किया जाए। इसका अर्थ निकलता है हिंदी में, इसको लैटिन अर्थ है इसका, मतलब ये हैबियस कॉर्पस लैटिन शब्द है और इसका अर्थ है शो मी द बॉडी। तो कोर्ट बोलता है कि शो मी द बॉडी, मुझे उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो। तो कई बार होता है कि किसी को डिटेंशन में रखा जाता है, गिरफ्तार करके रखा जाता है, तो अगर उसके खिलाफ हम कोर्ट चल दें, सुप्रीम कोर्ट चल दें, तो सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकालता है और कोर्ट बोलता है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बहुत आसान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 21 की मूल भावना है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में लिखा गया है कि 2 बातें थी ना, जीवन के अधिकार की बात की गई थी, फिर बाद में जब मेनका गांधी केस हुआ और उसमें ये बताया गया कि जीवन का अधिकार केवल नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, डिग्निफाइड लाइफ। तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या किया कि गरिमापूर्ण जीवन क्या होता है, और उसमें ये भी होता है कि स्वतंत्र जीवन भी गरिमापूर्ण जीवन का भाग है। तो किसी को आप गलत तरीके से गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, उसको आप उसकी स्वतंत्रता को छीन नहीं सकते गलत तरीके से। तो ये अनुच्छेद 21 की मूल भावना में शामिल है। तो बड़ा सवाल आता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकाली किसके खिलाफ जा सकती है, ये सवाल आता है आपके बार कई बार एग्ज़ाम में। तो ये रिट पब्लिक अथॉरिटी मतलब कि पुलिस और जो सरकारी अथॉरिटी उनके खिलाफ भी निकाली जा सकती है, कोर्ट उनके खिलाफ भी निकालता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी निकालता है। मतलब कई बार जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वो भी किसी व्यक्ति को कैद करके रखते हैं। जैसे आप पुरानी मूवीज़ देखोगे तो उनमें जो पिता होता था वो अपनी बेटी को घर में बंद करके रख देता था, बंद कर लेता था। तो कोर्ट ये बोल सकता है कि आप उसे पेश करो, अगर वो बड़ी हो चुकी है 18 साल से ऊपर, तो बोलेगा कि आप उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसको नहीं रख सकते, तो उसको पेश करो। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी निकाला जा सकता है। ये तो एक उदाहरण था। तो कई बार जो किडनैप कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से किसी को अगर डिटेंशन में रखा गया है तो उनके खिलाफ भी निकाला जा सकता है ये रिट। अगली है परमादेश, जिसे बोलते हैं मैंडमस। इसका भी हिंदी आप पढ़ोगे तो परम आदेश है, मतलब परम आदेश, ऐसा आदेश जो सबसे ऊपर हो, परम हो, है ना। तो ये निकालता है सुप्रीम कोर्ट, और इसका लैटिन, जैसे मैं बताया कि ये भी लैटिन शब्द है, तो इसका अर्थ होता है लैटिन में ड्यू इट्स ड्यूटी।
डू इट्स ड्यूटी मतलब जो तुम्हारा काम है उसे करो। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है कि ये किसके खिलाफ आता है, मैंडमस परमादेश। तो ये पब्लिक बॉडी मतलब कि सरकारी जो बॉडी है, या कॉरपोरेशन, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं निकाल रहा है। तो ये आप ध्यान में रखना कि परमादेश प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं निकाला जा सकता, केवल गवर्नमेंट मतलब पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सरकार के खिलाफ निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ये ड्यू इट्स ड्यूटी मतलब जब कोई सरकारी व्यक्ति या कोर्ट या कोई सरकारी तंत्र है वो सही से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो अथॉरिटी है वो सही से काम नहीं कर रही है, ट्रिब्यूनल जो है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मैंडमस निकालता है, परमादेश निकालता है और परम आदेश देता है कि अपना काम करो, डू योर ड्यूटी, डू इट्स ड्यूटी। ठीक है, अब अगली रिट है क्यू वेरेंटो, इसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है, अब इसका भी लैटिन अर्थ देखिए, तो इसका लैटिन अर्थ है बाई व्हाट अथॉरिटी, कि किस अधिकार के तहत। तो जब ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत तरीके से किसी सरकारी पद को धारण किए हुए है, ठीक है, गलत तरीके से किसी सरकारी पद में बैठे हुए हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे कि ऐसा कोई लोग पकड़ाते हैं जो गलत तरीके से किसी जॉब में है, 30 साल से गलत तरीके से टीचर बन के बैठे हुए हैं, और 30 साल बाद पता चलता है कि ये तो गलत तरीके से जॉब लगी थी इसकी, तो उसको हटाया जाता है जॉब से। एक केस अभी आया था कि एक आदमी एसपी बनना था, गलत एसपी बन के लोगों से वसूली कर लिया था। तो जब कोई अवैधानिक रूप से किसी सरकारी पद पर बैठा होता है तो उसके खिलाफ निकलता है क्यू वेरेंटो, अधिकार परीक्षा, और कोर्ट बोलती है बाई व्हाट अथॉरिटी मतलब किस अथॉरिटी के तहत आप इस पद पे बैठे हुए हो। ठीक है, चौथी रिट है हमारी प्रोहिबिशन, जिसको बोलते हैं प्रतिषेध। तो प्रोहिबिशन और सरसरी मतलब प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है वो लोअर कोर्ट के खिलाफ निकलती है। ठीक, तो प्रोहिबिशन में जो सुप्रीम कोर्ट है या हायर कोर्ट है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा आप लोग को कन्फ्यूज़न होती होगी, मैं समझता हूँ, तो आज इनको अच्छे से समझते हैं। प्रोहिबिशन में जो लोअर कोर्ट है, प्रोहिबिशन में लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब कि उसे किसी काम को करने से रोका जाता है। तो ये जो प्रोहिबिशन है ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक बॉडी के खिलाफ निकलता है। यदि कोई लोअर कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कुछ काम कर रही है, मतलब कि वो कुछ ऐसा काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट निकालती है, प्रतिषेध निकालती है और उसको प्रतिषेध करती है कि आप ये काम मत करो, आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है ये। तो ये तो हो गया प्रोहिबिशन। अगली रिट है सरसरी, जिसको बोलते हैं उत्प्रेषण, और इसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड, लैटिन अर्थ है। इसे नहीं भी याद रखेंगे क्योंकि ये नहीं पूछा जाता, मैं बस आपके समझने के लिए इसको बताया हूँ। तो कई बार ना जब एरर ऑफ लॉ हो, मतलब गलत तरीके से कानून की व्याख्या की जाए, या लैक ऑफ जूरिडिक्शन हो, मतलब कि उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का कुछ मामला हो, एक्सेस ऑफ जूरिडिक्शन हो, मतलब उसके वो ऐसे मामले देख रहा है जो उसके अधिकार के बाहर के हैं, तब जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है जो उसके लोअर कोर्ट है उनसे बोलता है कि आप उस केस को मेरे पास भेज दो, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, गलत तरीके से आप कानूनों की व्याख्या किए हो, लैक ऑफ जूरिडिक्शन है, तो आप उसे मेरे पास भेज दो। तो इन दोनों में अंतर ये है कि प्रोहिबिशन तब जारी की जाती है जब कार्यवाही चल रही है, जब कार्यवाही चल रही है मतलब जब कोर्ट में केस चल रहा है तब प्रोहिबिशन जारी की जाती है। मतलब कि प्रोहिबिशन मतलब तब प्रतिषेध तब किया जाता है जब कोर्ट में मामला चल रहा है, और सरसरी मतलब कि जो उत्प्रेषण है तब जारी किया जाता है जब मामला पूरा हो गया है, जब कार्यवाही पूरी हो चुकी है और लोअर कोर्ट डिसीजन सुना दिया है कि मान लो व्यक्ति ए है और इसने कुछ क्राइम किया, तो प्रोहिबिशन या प्रतिषेध तब किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट को प्रोहिबिशन तब किया जाएगा जब कार्यवाही चल रही होगी। ठीक है, अब मान लो कार्यवाही पूरी हो गई लोअर कोर्ट में और व्यक्ति ए को उम्र कैद की सज़ा दी गई, तो
फिर सरसरी जारी की जाएगा, उत्प्रेषण जारी किया जाएगा, और जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि मामले को मेरे पास भेज दो, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 कम पूछे जाने वाले अनुच्छेद हैं, तो हम उन्हें धीरे धीरे मतलब एक एक करके समझते हैं। अनुच्छेद 33 बोलता है कि जो आर्म फोर्स हैं या फिर खुफिया एजेंसी है, ये सरसरी लिखा है, इसको मत देखिएगा, तो आर्म फोर्स हैं या फिर खुफिया एजेंसी हैं, उनके मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में जो संसद है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मतलब कि कुछ खुफिया एजेंसी है या फिर आर्म फोर्स है, उनके पास पूरे मौलिक अधिकार नहीं है, उनके मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है। जैसे एक वीडियो आया था जिसमें एक सैनिक था और वो खाना दिखा रहा था कि किस ख़राब क्वालिटी का खाना मिलता है हमको आर्मी में, तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही की गई, क्योंकि आपके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी वैसी नहीं है जैसी आम नागरिक के पास है, क्योंकि आप ऐसी जगह में हो जहाँ की जानकारी यदि देश के विरोधी तत्वों को मिल गई तो देश के लिए खतरा हो सकता है, तो आपके पास पूरे मौलिक अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 33 बोलता है कि जो आर्म फोर्स है या फिर जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके मौलिक अधिकारों में कमी की जा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34 बोलता है कि ऐसे स्थान जहां मार्शल लॉ लागू है, मतलब कि सैन्य कानून लागू है, मतलब कई बार देखो आप देखने को मिलता है कि कई जगह में दंगे हो जाते हैं तो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू करना पड़ता है। तो यदि मार्शल लॉ लागू है तो जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में प्रतिबंध लगा सकती है, अनुच्छेद 34 बोलता है। और अनुच्छेद 35 सिंपल सी बात करता है कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित मामलों में, मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, और इसी के तहत संसद समय समय पे कानून बनाती रहती है। तो ये तो हो गया मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कि संसद के पास शक्ति है। अनुच्छेद 35 बोलता है कि संसद के पास शक्ति है मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों में कानून बनाने के लिए। तो हमने मौलिक अधिकार पूरा देख लिया। अब हम अगले वीडियो में अपने DPSP अर्थात नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं हमारे, तो उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।